यह बिल्कुल सही है कि महिला के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि नई जिंदगी देना एक महिला के हाथ में ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि महिला एक शक्ति है। लेकिन पिछले कई सालों से हमारी सोसाइटी में महिलाओं की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। उनकी शक्ति को कम आंका जा रहा है। पुरुष सोचते हैं कि जो हम कर सकते हैं महिलाएं वो नहीं कर सकती है। इसके कारण महिलाएं हमारे समाज में दबती जा रही है और यह सोच महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। वही अगर आदिवासी महिलाओं की बात की जाए तो उनकी स्थिति अपर कास्ट महिलाओं से बिल्कुल अलग है। आज भी उन्नतशील भारत में आदिवासियों की स्थिति पिछड़ी हुई है। उनका लाइफ स्टाइल आज के आधुनिक भारत के काफी पीछे छूटा हुआ है। इनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत खेती बाड़ी है। एक तरफ समाज में पिछड़ी महिलाएं हैं तो उन्हीं के बीच एक ऐसी महिला भी उभर कर सामने आई जिन्होंने आर्थिक समस्याओं के बावजूद न सिर्फ शिक्षा ग्रहण की बल्कि महिलाओं के उत्थान में अपना योगदान भी दिया। वह भारत के बहुत सारे संवैधानिक पदों पर भी काबिल हुई है। इन्होंने जनजाति समाज को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का भी काम किया। आज वो भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली प्रथम आदिवासी महिला भी है। यह है संथाल आदिवासी जाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की प्रथम नागरिक है। उड़ीसा के बेहद पिछड़े और संथाल जाति से जुड़ी 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहा था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरगंज के रायगढ़पुर में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय विरची नारायण टुड्डू एक किसान थे। इनके परिवार में इनके दो भाई थे, जिनमें भगत टुड्डू और सारनी टुड्डू दोनों ही भाई पिता के खेती के काम में हाथ बढ़ाया करते थे। इनके पिता व दादा दोनों ही गांव के प्रधान थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके दोनों भाइयों में शिक्षा का अभाव रहा था। द्रौपदी मुर्मू जी की शिक्षा में इनकी दादी का बड़ा योगदान था। उन्होंने द्रौपदी जी को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इनकी दादी घर व समाज में टूटी फूटी अंग्रेजी बोला करती थी। द्रौपदी जी की अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही शुरू की। जब वह कक्षा 7 में थे तब उनके गांव में आगे शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं था। तभी गांव में कुछ सरकारी अधिकारी व मंत्री जी का दौरा हुआ। उन्होंने उनके सामने आगे की शिक्षा जारी रखने की इच्छा जाहिर की। मंत्री जी के मदद से उनका दाखिला मयूरगंज के एक स्कूल में कराया गया। इसके बाद उन्होंने सरकारी योजना की मदद से रामादेवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने 8 स्नातक की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूरी होने के बाद उनका एक ही मकसद था, वह कहीं नौकरी कर ले ताकि अपने परिवार का आर्थिक रूप से मदद कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उड़ीसा के एक सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के तौर पर नौकरी करने लगी। कुछ दिनों बाद उनका विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ। इनके पति एक बैंक में नौकरी करते थे। विवाह के बाद ससुराल में उनकी नौकरी को लेकर समस्या शुरू हो गई। ससुराल वालों का कहना था कि दोनों लोग यदि नौकरी करेंगे तो बच्चे का परवरिश पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने गांव में आकर एक एजुकेशन सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। वहाँ वह वेतन नहीं लेते थे। इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था। उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम इतिश्री मुर्मू है। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया ताकि समाज में उसका नाम हो। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी बेटी बैंक में नौकरी करने लगी। इति मुर्मू रांची में रहती थी। वही उनका झारखंड में गणेश से विवाह हो गया। उनकी एक लड़की भी थी। उस लड़की का नाम आद्याश्री है। द्रौपदी जी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, जिसके पीछे का कारण था 25 वर्ष की उम्र में उनके बेटे की असमय मौत हो गई थी। इसी कारण वह डिप्रेशन में चले गई थी। इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना, जिसके तहत वह ब्रह्मचारी संस्था से जुड़ गई। जब वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ रही थी तभी 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। उनके जीवन का कठिन दौर यहाँ तक नहीं रुका। बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू ने मात्र 1 महीने में ही अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। इन तमाम दुखों से निकलकर वह संभल ही रही थी, तभी 2014 में उनके पति श्याम चरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद द्रौपदी जी को सामान्य जीवन में वापस लौटना थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन उन्होंने ब्रह्म कुमारी आश्रम में अध्यात्म के साथ साथ योग का भी शुरुआत की। उन्होंने डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार उन्होंने अपने आत्मशक्ति के बल पर इस बुरे दौर पर जीत हासिल करने में सफल हुई। फिर उन्होंने और जोश के साथ समाज सेवा में लग गई। उन्होंने अपना अमूल्य योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दिए। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कई विद्यालयों में शिक्षण कार्य भी किया।
आदिवासियों के लिए समर्पण भावना को देखते हुए कई राजनीतिक दलों ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि वह राजनीतिक के क्षेत्र में आए। उनको भी लगा कि राजनीतिक में जाने से वो अपने समाज के लिए अधिक कुशलता से काम कर पाएगी। द्रौपदी जी ने पहली बार 1997 में राजनीति में प्रवेश किया और अपने अच्छे कार्य और देश की समर्पण भावना के लिए ही उन्हें आज हमारे देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, जो आज हम सब के लिए एक गौरव की बात है।